आपका ये 13 नंबर एपिसोड है, केमिस्ट्री का रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु है ना। और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 पॉइंट। अगर आवेश की बात करते हैं -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये प्रोटोन पे रहता ना, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रहता है। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव लगा है, ठीक है ना। प्रोटोन का खोज किसने किया था? प्रोटोन की खोज की बात करते हैं तो प्रोटोन का खोज किसने किया था बताइए, किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब देखो, तुमको जो कहीं कहीं गोल्ड स्टैंड आता है, नहीं, धनात्मक आवेश का खोज किया था, है ना। धनात्मक आवेश का खोज किया किसने? गोल्ड आइंस्टीन है ना। तो गोल्ड आइंस्टीन ने किसने? गोल्डस्टीन की बात करते हैं। धनात्मक आवेश कण की खोज किया था। धनात्मक आवेश कण की खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है ना। आपको पता होगा कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए गोल्डस्टीन बोलते हैं। लेकिन अब अगर ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड दे देगा, ठीक है ना, और गोल्डस्टीन दे देगा, तो कौन सा मारोगे? तो आपको रदरफोर्ड ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला है केनान लड़का। अब देखो, इसको कैसे पता चला, किस प्रकार से इसको पता किया गया कि इस प्रकार से आपका प्रोटॉन का खोज हुआ है। चलिए अगला 2 नंबर स्लाइड में देखिए। तो केनाल नलिका लिया गया। इसके लिए क्या लिया गया? आपका केनाल नलिका लिया है, एक नली लिया गया। और गोल्डस्टीन ने क्या किया था? एक नली को क्या कर दिया, एकदम पूरा वैक्यूम था, ठीक है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला। और इसे क्या कर दिया, इसको बैटरी से आपको कनेक्ट कर दिया। और बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया। कैथोड की बात करते हैं। कैथोड होता है आपका निगेटिव चार्ज, और एनोड होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। एनोड एनएच, जैसे कि एनोड क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। कैथोड क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो, एनोड की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को बैटरी की जोड़ दिया। इसमें 10,000 वोल्ट का जो होता है ना, 10,000 वोल्ट का सप्लाई करेंगे ना, तो इसमें से कुछ जो पार्टिकल है कैथोड से एनोड से किधर की तरफ जाएगा? आपका कैथोड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जो कण है ना, पॉजिटिव कण का क्या हो जाएगा आपका? ट्रैवलिंग इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसका जो प्रेशर क्या कर दिया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका बहुत ही कम कर दिया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं 10⁻²⁰ से 10⁻³ एटीएम तक कर दिया जाता है। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ क्या करे, कुछ जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि जिंक सल्फाइड का जो इधर लेयर लगा हुआ है उस पर आप देखने को मिलेगा। तो इसको केनाल किरण की कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? केनाल किरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट हुआ, इसमें क्या था, कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर गई, जिन्हें एनोड किरण कहा गया। कुछ किरणें कहाँ से किधर तब गई? एनोड से कैथोड। किस किरण एनोड से किधर की तरफ गया? एनोड बोले तो पॉजिटिव से निगेटिव तक गया, इसलिए जिन्हें क्या कहा? एनोड किरण कहा गया। अगला है, अगला क्या है आपका? एनोड। एनोड किरणों का गुणधर्म। एनोड किरण का गुणधर्म क्या होता है? इसका गुण क्या होता है? ये सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। एनोड किरणें किधर गमन करती है? एनोड किरणें आपका सीधी रेखा में गमन करती है। एनोड किरणें किधर गमन करती है? एनोड किरणें आपका सीधी रेखा में गमन करती है। एनोड किरण कैसे गमन करती है? एनोड किरणें सीधी रेखा में। एनोड किरणें सीधी रेखा में। एनोड किरणें का गुण होता है, एनोड किरणें क्या होता है? सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ये धनात्मक आवेश होता है। एनोड किरण क्या होता है? एनोड किरण क्या होता है आपका? एक धनात्मक आवेश होता है। और इसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, ठीक है ना। है ना, ये सीधी रेखा में गमन करती है। एनोड किरणें की गुणधर्म की बात करते हैं तो ये कैसी गमन करती है? ये सीधी रेखा में। एनोड किरणें के गुणधर्म की बात करती है तो ये कैसी रेखा में गमन करती है? एनोड किरणें के गुणधर्म की बात करते हैं तो ये आपका सीधी रेखा में क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ये धनात्मक आवेशित होता है। ये क्या होता है? धनात्मक आवेशित होता है। इनमें वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय, इसमें क्या होता है आपका? इसमें वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है आपका? वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अगला चलिए, इसमें यांत्रिक गुणधर्म की बात करते हैं तो इसकी यांत्रिक गुणधर्म की बात कर लो, ठीक है ना। तो इसका यांत्रिक गुणधर्म तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? एनोड किरण में आपका धनात्मक आवेश। एनोड किरण में क्या होता है? एनोड किरण में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो, एनोड किरण में किस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज की बात किया जा रहा है। अब देखो, ये ट्यूब ले लिया है, ठीक है ना। अब इसमें हाइड्रोजन की बात किया तो दो हाइड्रोजन की बात, H2 की बात करते हैं तो दो हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या 2H+ दो इलेक्ट्रॉन होगा, और दो क्या आ जाएगा? दो नेगेटिव चार्ज होगा, दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा किसके तरफ आता हुआ दिखेगा? किसके तरफ? कैथोड की तरफ आता हुआ दिखेगा, इसको एनोड रे कहेंगे। और जो नेगेटिव चार्ज है किसके तरफ आता हुआ दिखेगा? एनोड की तरफ जाता हुआ दिखेगा।
निगेटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिखेगा, इसको कैथोड रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कैथोड रे कहा जाता है ना। जो निगेटिव तरफ जाता हुआ दिखेगा उसको क्या कहते हैं? इसको निगेटिव तरफ दिखेगा उसको कैथोड रे कह देंगे, जो पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिखेगा एनोड रे कह देंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को अगर उस पर जब इलेक्ट्रिसिटी उस पर पास करवाया जाएगा ना, उस पर क्या किया जाएगा? थंडरिंग करवाया जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और दो क्या आ जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन और दो पॉजिटिव चार्ज में H प्लस आयन में क्या करेगा? ये H प्लस आयन में आपका टूट जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या करता है? टूट जाता है। अब ये तो हाइड्रोजन था, ये तो छोटा था, ठीक है ना। उसके जगह पर क्या ले ली? हीलियम की ले लिया। हीलियम पे भी वही स्थिति होता है, हीलियम पर भी वही स्थिति होता है। हीलियम पर क्या होता है आपका? दो क्या हो जाएगा? दो वो हीलियम H2 प्लस He2 प्लस और 2 माइनस। ये भी क्या करेगा? तुम्हारा हीलियम दो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड की तरफ क्या आ जाएगा? एनोड। कैथोड के तरफ, कैथोड जो रे है ना, कैथोड रे है, एनोड की तरफ आकर्षित होगा, और ये एनोड क्या आ जाएगा? कैथोड। एनोड जो है ना आपका पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड की तरफ आकर्षित होगा। अब इसमें ये देखा गया कि नहीं, इसका जो साइज है ना, अब देखो ये प्रोटॉन का जो है ना, प्रोटॉन का ये इस मतलब कि पता नहीं कर पाया कि देखिए जी कि जो कोई छोटा परमाणु है, ठीक है ना, कोई छोटा है एटम, कोई बड़ा एटम है, ठीक है ना, दोनों में कंडीशन क्या कर रहा है? दोनों में कंडीशन एक ही दर्शा रहा है, ठीक है ना। बड़ा वाला कुछ और बड़ा वाला भी क्या कर रहा है? तो वही वाला बड़ा वाला भी कुछ अलग अपना नेचर दिखा रहा है, छोटा वाला कुछ अलग नेचर दिखा रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा है, जैसे कि हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से आपका क्या हो जाएगा? बोरोन हो जाएगा। तो फिर भी ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का वो पता नहीं कर पाया था, किसने पता नहीं कर पाया? बताइए। गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, ठीक है ना, रदरफोर्ड। तो यांत्रिक गुणधर्म की बात किया जाए, है ना, एनोड किरणें गैस की प्रकृति, एनोड किरणें की गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। एनोड जो किरणें होती है ना, गैस की प्रकृति पर निर्भर क्या करती है? नहीं करती है। गैस की प्रकृति पर क्या निर्भर करती है? क्या ये निर्भर नहीं करती है। गोल्डस्टीन ने H प्लस के धनात्मक कण के सबसे छोटा कण, H प्लस के धनात्मक, गोल्डस्टीन ने किया था ये काम, ठीक है ना। तो एनोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर, एनोड जो किरणें होती है ना, एनोड किरणें गैस की प्रकृति पर क्या करती है? निर्भर नहीं करती है। गोल्डस्टीन ने H प्लस के धनात्मक कण को सबसे छोटा कण, धनात्मक कण को क्या कहा? सबसे छोटा कण, सबसे क्या कहा इसको? सबसे छोटा कण। H प्लस धनात्मक कण को क्या? सबसे छोटा कण कहा। आगे आगे रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन कह दिया। आगे रदरफोर्ड ने इसे क्या कह दिया? देखो खोजा था गोल्डस्टीन ने खोजा था H प्लस धनात्मक कण की खोज, धनात्मक कण की खोज किसने किया था? एच पॉजिटिव चार्ज का खोज किसने किया था? पॉजिटिव चार्ज का खोज धनात्मक कण के में सबसे छोटा कण कहा। H प्लस के धनात्मक जो कण था ना, और सबसे छोटा कण कहा। आगे रदरफोर्ड ने इसे क्या कर दिया? प्रोटॉन कहा। आगे का रदरफोर्ड ने क्या कर दिया? इसे प्रोटॉन कह दिया। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ना, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1 प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 कितना होता है? -27 kg होता है। तो कैथोड एनोड किरणें होती है ना, एनोड गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। एनोड किरणें किस पर निर्भर नहीं करती है? गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। एनोड किरणें किस पर निर्भर नहीं करती? गैस की प्रकृति पर नहीं निर्भर करती है। इस प्रकार से गोल्डस्टीन ने H प्लस के धनात्मक कण को सबसे छोटा कह दिया। H प्लस के धनात्मक कण को क्या कह दिया? H प्लस के धनात्मक कण को क्या कह दिया इसने? सबसे छोटा कण कह दिया, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका ये बड़ा है तो भी किधर जाते हुए दिखेगा? एनोड की तरफ, हीलियम में, और ये छोटा है तो इधर किधर की तरफ जाने? एनोड की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपका गैस के जो होता है ना, गैस की प्रकृति पर ये निर्भर नहीं करती। गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है क्या? गैस की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करती। गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला चलिए, ये 13 नंबर स्लाइड था। अब 14 नंबर स्लाइड पर चलिए। 14 नंबर स्लाइड क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब देख लो 14 नंबर स्लाइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना, एब्सोल्यूट चार्ज हम लोग निकाल के अभी देखें। रिलेटिव एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है आपका? 1.6 इंटू 1.6 ले लो, 1.6022 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 19 कूलम होता है। और रिलेटिव चार्ज कितना होता है इसका? -1। रिलेटिव चार्ज भी निकालेंगे अभी, ठीक है ना। उसके मास की बात करते हैं 9.1 इंटू क्या जाएगा? 19.1
इंटू 10⁻31 kg होता है। मास, एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट, यू के रूप में अगर लिखे, एमयू के रूप में लिखे तो 0.00054 होता है। अप्रोक्स मास कितना होता है, अप्रोक्स मास इसका यूनिट में क्या होता है आपका, अप्रोक्स मास कितना होता है कि 0 होता है। अप्रोक्स मास कितना होता है इसका, 0 होता है। अप्रोक्स मास कितना होता है, 0 होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन को पी से डिनोट, प्रोटॉन को किसे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है। एब्सोल्यूट मास की बात करते हैं प्लस में होता है, एब्सोल्यूट जो चार्ज होता है ना प्रोटॉन का, प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज होता है प्लस में होता है 1.60 है ना, 22 इंटू 10⁻, क्या होता है 19 कूलम होता है। और रिलेटिव रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो कितना होता है, +1 होता है, ठीक है ना, +1 होता है। मास ऑफ केजी में कितना होता है 1.67 1.67 1.67 1.6726 है ना, क्या हो जाएगा 10⁻27 kg होता है। और मास की बात करते हैं 1 पॉइंट, इसका होता है मास होता है यूनिट में कितना हो जाता है मास 1.00724 होता है ना। और वही न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.00867 हो जाता है, ठीक है ना। और अप्रॉक्स मास किसका 1 होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों होता है, ठीक है ना। अगला दिन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है। इस पर कोई भी आपका एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई भी आपका एब्सोल्यूट चार्ज नहीं होता है। रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो 0 होता है। मास केजी में क्या हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 1.67493 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 10⁻27 हो जाएगा। मास यूनिट में क्या आ जाएगा 1.00867 होता है। 1.00 क्या आ जाएगा 86, 1.00867 1.00 क्या आ जाएगा 86, 1.00867 हो जाएगा। अप्रॉक्स मास कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स मास आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आपका रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, सापेक्ष आवेश की बात करते हैं, रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसको रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज कैसे निकाल पाओ, रिलेटिव आवेश निकालने के लिए आपको वस्तु का आवेश बटा प्रोटॉन का आवेश, वस्तु का आवेश बटा ऊपर में क्या रख दोगे, ऊपर में रिलेटिव आवेश, सापेक्ष आवेश के लिए, सापेक्ष आवेश के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में रखेंगे वस्तु का आवेश, ऊपर में वस्तु का आवेश रखेंगे और नीचा में क्या रखेंगे, प्रोटॉन का आवेश रखेंगे, ठीक है ना, है ना। तो इसके लिए किसके लिए निकालोगे आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर में क्या रखेंगे वस्तु का आवेश, ऊपर में क्या रखेंगे वस्तु का आवेश, ऊपर में क्या रखना है आपको वस्तु का आवेश, वस्तु का आवेश रखना है, नीचे में क्या रखना है प्रोटॉन का आवेश। तो रिलेटिव आवेश निकल जाएगा, है ना, रिलेटिव आवेश निकल जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऊपर में देखो वस्तु का आवेश क्या है आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो ठीक है ना, इसका रिलेटिव आवेश कितना होगा, इसके लिए क्या रहना है -1.6 इंटू -19 कूलम हो जाएगा, बटा में 1.6 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव आवेश। अगला है मास, मास कैसे निकालोगे, ये 1 mu बराबर पता क्या 1.67 इंटू -24 हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 क्या आ जाएगा 27 kg, 1.66 इंटू क्या आ जाएगा 1.6। इलेक्ट्रॉन की मास यूनिट की बात करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻, क्या आता है 1 mu बराबर क्या, तो 1.66 10⁻, क्या आ जाए 27 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10 क्या जाए माइनस 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10 क्या जाए 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। तो EMU की बात करते हैं तो EMU में हो जाएगा आपका मास द्रव्यमान क्या था आपका, तो उसके लिए निकालना क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, ऊपर में द्रव्यमान रख देना पड़ेगा, है ना, ऊपर में द्रव्यमान रख दोगे, बट्टा में क्या रख दोगे उसका 1.66 इंटू 10⁻27 कितने के बराबर हो जाए 1 बट्टा में 1837 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, 1 बट्टा में 1800, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हो जाएगा ना 1 बट्टा में एक का कितना हो जाएगा आपका 1837, एक का 1837वां भाग हो, यानी प्रोटॉन की कितना भाग हो जाए 1837, कहीं कहीं 1840 भी रहता है। अगर एब्सोल्यूट इस प्रकार से निकाल पाओगे तो कितना निकाल पाओगे 0.0054 यूनिट हो जाएगा। अप्रॉक्स 1 से क्या हो जाएगा बहुत ही क्या है भाई लगभग शून्य के बराबर, लगभग क्या हो जाएगा आपका शून्य के बराबर इसका मान निकल कर।
उस प्रकार से प्रोटॉन का भी निकाल सकते हो। प्रोटॉन का जो केजी होता है कितना होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁴ क्या था 27 केजी 1 एमयू में होता है। इतना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, आपको जानते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। ऊपर में द्रव्यमान रख दो और नीचा में क्या रख देना 1 एमयू का मान रख देना। ऊपर में द्रव्यमान क्या 1.672 ले लो डायरेक्ट 1.672 इंटू 10⁻27 केजी बटा में क्या आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -27। इसको कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करोगे कितना हो जाएगा 1 पॉइंट अप्रॉक्स कितना आएगा 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। 1.0072 आएगा लेकिन अप्रॉक्स 1 के बराबर है। एमयू की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है प्रोटॉन कितना होता है 1837वां भाग हो जाता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होता है 1837वां भाग होता है, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन की कितना होता है 1837वां भाग होता है, 1837वां भाग होता है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1837 से गुना करोगे तब मास ऑफ प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है ना। एवरेज इस प्रकार से निकाल पाओगे, है ना। अगर वैसे निकालना पड़ेगा, ये क्या बोलता है, क्या निकालना होता है हमको रिलेटिव रिलेटिव चार्ज निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन का चार्ज रखते ऊपर में क्या रखते हैं हम लोग, ऊपर में रखते प्रोटॉन का चार्ज और नीचा में क्या रखते, है ना, प्रोटॉन का चार्ज वस्तु का चार्ज बटा में प्रोटॉन का चार्ज रखते। तो वस्तु का चार्ज कितना हो जाए 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम बटा में क्या रख देते उतना ही रख देते तो 1 का वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगला चलो स्लाइड नंबर आपका 5 में चलो। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन का खोज किसने चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन को खोज का कारण क्या था बताइए, न्यूट्रॉन खोज का कारण क्या था, हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन में आप बताओ प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा। लेकिन हीलियम की बात करो तो इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाता है 2, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाता है 2, लेकिन मास संख्या हो जाता है 4। मास संख्या हो गया कितना हो गया, मास संख्या हो गया 4। तो आदमी को ये कन्फ्यूजन हुआ है कि अरे यहाँ पर तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 था, तो द्रव्यमान संख्या आपका 1 निकला, ठीक है ना। लेकिन इसमें हीलियम के परमाणु, हीलियम के नाभिक में क्या है, हीलियम के नाभिक में क्या है कि जैसे कि अगर प्रोटॉन की संख्या 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 हो गया, तो इसमें जो इसका द्रव्यमान 4 कैसे हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो गया। अब कन्फ्यूजन पैदा हो गया तो जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो फिर दिमाग कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है ना। क्या कहता है, कहता है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना, आगे बात बढ़ाओ आगे, है ना। जब कन्फ्यूजन पैदा होता है ना तो दिमाग कहता है कि कुछ करो, कुछ करो, क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो, है ना, बात को आगे बढ़ाओ। तो बात को आगे बढ़ाया किसने, बताया बढ़ाया चैडविक ने आगे बढ़ाया बात को। अब देखा कि हीलियम में तो एक वो है, इसमें हाइड्रोजन भी एगो है, और सॉरी इसमें हाइड्रोजन में क्या होता है आपका प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, और द्रव्यमान भी एक है ना। उसका एटॉमिक वेट भी एक ही है ना। प्रोटियम ड्यूटियम टाइटियम को छोड़ के प्रोटॉन भी कितना एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है ना। और न्यूट्रॉन का भी खोज वोज नहीं हुआ है अभी न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ। लेकिन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट देखा ना तो 4। अरे भैया इसको तो अगर दूगो है, दूगो प्रोटॉन है और दूगो इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो वेट भी तो दूगो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर क्या दिखेगा अब 4 दिखा। सबका दिमाग क्या गया, ठनक गया। अब दिमाग ठनका, अब देखो क्या होगा। तो अब देखो हीलियम के अगर नाभिक को अगर हीलियम के अगर तोड़ोगे ना, हीलियम के जब इलेक्ट्रिसिटी जब एक ट्यूब में डाल के, है ना, वैक्यूम में इसको तोड़ोगे ना तो इसमें टू पॉजिटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या करेगा, ये टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट गया ना तो प्रोटॉन कितना था इसमें, बताओ बताओ कितना था प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, है ना, 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन में टूटेगा। इसमें तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा बोलो, है ना, 2 प्रोटॉन में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। लेकिन 2 न्यूट्रॉन भी रहता, इसमें क्या आता है 2 नाभिक में केवल प्रोटॉन उपस्थित होता। तो अगर 2 पॉजिटिव की बात करते हैं, 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो नाभिक में केवल क्या होता है, नाभिक में केवल प्रोटॉन उपस्थित होता है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था कि नाभिक में क्या होता है आपका प्रोटॉन उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो गया आपका, उल्टा पुट गया, उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पर, बात उल्टा पुल्टा हो गया, है ना, 2n।
तो चैडविक ने क्या किया, चलो देखो चैडविक का जो है ना, इसको हम लोग खोजते हैं। अब देखो हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम में क्या था, हीलियम में आपका 2 प्रोटॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 न्यूट्रॉन भी था, ठीक है ना। क्या था इसमें, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और मास कितना था, मास था इसका 4। तो हीलियम की बात करते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर मान लीजिए कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन भाग जाए, ठीक है ना, तो उसके नाभिक में क्या बचेगा, न्यूक्लियस में, बोलो क्या बचेगा। न्यूक्लियस में आता आपका क्या बच जाएगा, आपको प्रोटॉन बच जाएगा, और न्यूक्लियस हो जाएगा साथ में, ठीक है ना। प्रोटॉन और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और यहीं से क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका हीलियम की बात करते हैं, तो यहीं से आपका हीलियम को अगर तोड़ोगे ना, तो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, अल्फा रे निकल जाएगा, इसको एनोड रे निकल जाएगा, और कैथोड रे निकल जाएगा, है ना। तो एनोड और कैथोड रे आपका, कैथोड रे को हम लोग गामा रे कहते हैं, और एनोड को क्या कहते हैं, एनोड को हम लोग अल्फा रे कहते हैं। एनोड को अल्फा रे, एनोड को क्या कहते हैं, एनोड को अल्फा रे, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, एनोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अल्फा रे हो गया, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा हो गया। एनोड अल्फा पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अल्फा रे हो जाएगा। और कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर गामा रे हो जाएगा, गामा पर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा गामा। अब जो इसे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोल देंगे, इसको गामा रे बोलते हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा रे बोल देंगे, ठीक है ना। तो बीटा की बात अभी नहीं करेंगे, बीटा हम लोग करेंगे जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने क्या कर दिया, अब देखो तुमने पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रम के बारे में जानता होगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम के बारे में जानता होगा, तो उस पर क्या होता है, आपका विजुअल है ना। तो गामा होता है, एक्स होता है, यूवी होता है, इंफ्रारेड होता है, विजुअल होता है, इंफ्रारेड होता है ना। उसके बाद क्या होता है आपका, माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है ना, रेडियो वेव होता है, माइक्रो रेडियो, है ना, इस प्रकार से वेव होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, गामा किरण का। किसका होता है, गामा किरण का भेदन क्षमता क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। गामा किरण क्या होता है, इसका भेदन क्षमता आपका ज़्यादा होता है। इंफ्रारेड होता है, उसके बाद कॉस्मिक, है ना। तो इसमें गामा हो गया, एक्स हो गया, यूवी हो जाएगा, उसके बाद विजिबल हो जाएगा, उसके इंफ्रारेड हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, ठीक है, रेडियो। इस प्रकार से क्या होता है। अब इसने क्या किया, अल्फा जो कण था ना, इस हीलियम के नाभिक से क्या किया था, हीलियम के परमाणु से अल्फा कण को निकाला, ठीक है ना। अल्फा कण को निकाल के, अल्फा कण का स्रोत क्या है आपका, हीलियम से अल्फा कण को निकाला, और निकाल के क्या कर दिया, एक सीट लिया, एक ऐसे कौन सा सीट है आपका, बेरिलियम का सीट है। कैसा सीट है आपका, बेरिलियम सीट है। बेरिलियम सीट पर लिया, और इस पर क्या कर दिया, बौछार करवाया, और बौछार करवाया तो यहाँ से कुछ निकला, क्या निकला, कुछ निकला यहाँ से, ठीक है ना। वो कुछ निकल के बाहर निकला, कुछ यहाँ से निकल रहा था। जब गामा की बात करते हैं, तो यहाँ से कुछ निकल रहा था। और अल्फा की, अगर गामा की बात करते हैं, तो गामा से तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। अल्फा की ने यहाँ से क्या निकाला गया, और अल्फा रे के बौछार करवाया गया ना, तो इस पर क्या किया गया, यहाँ से कुछ निकला। और कुछ निकलने के बाद क्या करिए, इसमें पैराफिन वैक्स इस पर क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। तो प्रोटॉन की मात्रा इस पर ज़्यादा दिखने लगा, क्या दिखने लगा, इस पर प्रोटॉन की मात्रा क्या करने लगा, इस पर ज़्यादा दिखने लगा। और प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा दिखने लगा, तो पता चलेगा अच्छा इस पर कुछ है, ठीक है ना, क्या है आपका, कुछ है। प्रोटॉन को क्या कर रहा है आपका, बाहर निकाला। अब इसमें पता है कि प्रोटॉन ज़्यादा निकलने लगा, प्रोटॉन ज़्यादा निकलने लगा, तो उस पर बोला कि अगर देख लो, इस पर लगा लो हाई हाई उसका पोटेंशियल एनर्जी रेडिएशन इस पर डाल दो, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव डाल दें, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया, किसी तरफ ये झुकाव नहीं हुआ इसका, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या कर गया, ये आगे की तरफ क्या कर गया, निकल गया, ठीक है ना। अगला 7 नंबर स्लाइड पर चलिए। तो बेरिलियम की सीट पर जब अल्फा किरणें डाला गया ना, डालने पर अधिक भेदन क्षमता वाली आपका किरणें, अधिक भेदन क्षमता वाली क्या निकली, इसमें किरणें निकली, अधिक भेदन क्षमता वाली क्या निकली, किरणें निकली। चैडविक ने सोचा कि ये गामा किरण है, चैडविक ने सोचा क्या कि ये गामा किरण है, परंतु पैराफिन मोम प्रोटॉन बहुत आपका, प्रोटॉन के पास पैराफिन मोम पर क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पैराफिन मोम के पास बहुत ज़्यादा होता है, पास
पास कराने पर प्रोटॉन अधिकतम वेग से क्या करना निकलने लगा, जिससे सिद्ध हुआ कि गामा किरणें नहीं थी। यह क्या थी, गामा किरणें नहीं थी। उस पर अब क्या कर लिए हम लोग, चार्ज भी लगा के देख लिए तो नहीं था, सीधा निकल गया बाहर। तो चैडविक ने क्या सोचा, चैडविक ने सोचा कि ये गामा किरण है, परंतु पैराफिन मोम प्रोटॉन बहुत से आपका बहुत पैराफिन मोम पर क्या था, बहुत सा सारा क्या होता आपका उसमें प्रोटॉन, बहुत प्रोटॉन होता। तो पैराफिन मोम से पास कराने पर प्रोटॉन अधिकतम वेग से क्या करना निकले, जिससे सिद्ध हुआ कि वे गामा किरण, जिससे क्या सिद्ध हुआ, जिससे सिद्ध हुआ कि वो कौन सा किरण है आपका, गामा किरण, जिससे सिद्ध क्या हो गया आपका गामा किरण, जिससे क्या सिद्ध हो गया कि ये क्या है आपका किरण, चैडविक ने क्या सिद्ध कर दिया, ये कौन सा किरण है आपका, गामा किरण है ना, गामा किरण सिद्ध गामा किरण। वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई बदलाव नहीं दिखा, है ना। इससे यह सिद्ध होता है कि इस कण पर भार, इस कण का जो है भार है ना पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन जितना है तथा आवेश क्या है इसका शून्य। प्रोटॉन जितना है लेकिन आवेश क्या है आपका शून्य है। इससे क्या था, इसमें इसको न्यूट्रॉन कह दिया गया। अब जो यहाँ से निकल रहा था इस पर कोई चार्ज है ये नहीं था रे भैया। अगर प्रोटॉन रहता, प्रोटॉन के आवेश था कितना, आवेश की बात करते हैं तो ये, अगर इसका मास की बात करते हैं तो किसका, प्रोटॉन ही जैसा था, ठीक है ना। इसमें क्या बोल दिया गया, तो इससे वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है ना। और इससे सिद्ध होता है कि इस कण का जो भार है ना, इस कण का जो वेट था ना, देखो इस कण का जो वेट था प्रोटॉन के वेट के ही बराबर। कितना, किसके वेट के बराबर था, प्रोटॉन के भार के बराबर ही था, प्रोटॉन के भार के ही बराबर था। तथा आवेश क्या था, इसमें शून्य था। इसको न्यूट्रॉन कह दिया, और इसको क्या कह दिया गया, इसको न्यूट्रॉन कह दिया गया, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना। अगला चलिए स्लाइड में 13 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर स्लाइड पर। चलो देखो 15 नंबर स्लाइड पर आ जाइए। अब देखिए परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग देख लिए। अब किसके बारे में चलते हैं, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की बात करते हैं। जे थॉमसन ने 1904 में प्रकाशित हुआ परमाणु जो सिद्धांत दिया था, परमाणु मॉडल, उसका आया कब आया, 1904 में प्रकाशित हुआ। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की खोज पर आधारित था। यह किस पर आधारित था, इलेक्ट्रॉन की खोज पर आधारित था। लेकिन यहाँ पर ये अप्रायोगिक मॉडल था, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटल आपका थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल सिद्धांत नहीं था। ये ऐसे तरबुज्जा ले लिया, तरबुज्जा का बिच्चा ले लिया, हाई ले लिया, हाउ ले, तो इसमें क्या हो गया था, ये कोई एक्सपेरिमेंटल आपका सिद्धांत थ्योरी नहीं था। ऐसे मान लिया ये तरबूज जैसा, वो ऐसे ऐसे तरबूज क्या हो गया आपका, तरबूज हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। और उसका वाला बाहर वाला क्या हो गया आपका, आपका बाहर वाला प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना। ऐसे कुछ होता है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, ललका वाला को पॉजिटिव बोल दिया और अंदर वाला जो इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, है ना, कुछ भी। अगला, यह क्या अप्रायोगिक है, यह प्रायोगिक मॉडल था। यह आपका अप्रायोगिक क्या था, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या था, मॉडल था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला है। परमाणु क्या होता है, इस परमाणु क्या था, परमाणु एक क्या होता है, ठोस गोला आता है, जिसकी त्रिज्या क्या होता है, जिसकी परमाणु एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या बोल दिया उसने 10⁻⁻10, यानी 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। 10⁻10 मीटर किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। बीच वाला जो ललका वाला देखिए, ललका वाला को इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और सॉरी जो ललका वाला को क्या बोल दिया, आउटर जो लेयर था ना, आउटर लेयर प्लस इनर लेयर, आउटर लेयर प्लस इनर लेयर को क्या बोल दिया, पॉजिटिवली चार्ज बोल दिया। और जो निगेटिव थी बिच्ची था ना, उसको क्या बोल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, है ना। इस प्रकार से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। चलो अगला स्लाइड में चलो। इस मॉडल के अनुसार बाहरी एवं आंतरिक भाग धनात्मक, बाहरी भाग को क्या करते हैं, बाहरी भाग, है ना, आंतरिक आंतरिक भार इस बाहरी एवं आंतरिक भार धनात्मक आवेशित है ना। बाहरी और आंतरिक भाग क्या है, धनात्मक आवेश से ललका वाला, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु में धसे हुए हैं, ठीक है ना। एटम में धसा हुआ है जिसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। और परमाणु का भार समान रूप से आपका वितरित है। पूरे परमाणु का भार समान रूप से क्या है आपका, वितरित, ऐसा बोल दिया उसको, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोला, इस मॉडल के अनुसार परमाणु दिखता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु क्या करता है आपका, दिखता है कैसा, तरह किस तरह दिखता है, तरबूज के तरह दिखता है। प्लम पुडिंग मॉडल इसको बोल दिया, केक पुडिंग मॉडल बोल दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से मॉडल दिखता है। अगला, थॉमसन का परमाणु मॉडल की जो कमियां थी, कि क्या कमियां थी, तो इसका यह एक अप्रायोगिक मॉडल था।
इसका क्या था, अप्रायोगिक मॉडल था। उन्होंने परमाणु की वैद्युत वैद्युत अस्थायित्व को नहीं समझा। उन्होंने परमाणु की वैद्युत अस्थायित्व को क्या, उन्होंने परमाणु के वैद्युत अस्थायित्व को नहीं समझा है ना। उन्होंने किसको नहीं समझा, उन्होंने परमाणु के वैद्युत अस्थायित्व को नहीं समझा पाया, ठीक है ना। अस्थायित्व को नहीं समझा पाया, ठीक है ना, कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, कहाँ पर क्या है नहीं है ना। इसके अस्थायित्व को वो समझा पाने में क्या असमर्थ रहा। फिर आ जाते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु संरचना 1911 में आता है। देखो ये जब कब दिए थे, 1904 में, है ना, 1904 में। और बात पहुंच जाती है आपका 1911। 1911 में प्रकाशित हुआ। अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। अल्फा किरण प्रकीर्णन पर क्या था आपका, आधारित था। चलिए अगला स्लाइड में। 13, 14, 15, 16। देखो अल्फा किरण प्रकीर्णन की बात करते हैं ना, तो इसमें जो जैसे बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, तो इसमें से क्या था आपका हीलियम। हीलियम से आपका जो हीलियम से अल्फा किरण कैसे निकलेगा, हीलियम से अल्फा किरण कैसे निकलेगा बोलो। हीलियम के जब हाई वोल्टेज सप्लाई करोगे ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, दो गो इलेक्ट्रॉन और दो गो क्या आ जाएगा, प्रोटॉन में क्या करेगा, टूट जाएगा, He+, है ना। और उसके बाद He2-, इसमें क्या करेगा, टूट जाएगा। हाई करंट इसमें पास कराएंगे तो। और अल्फा स्रोत है, अल्फा स्रोत क्या है आपका, हीलियम है, ठीक है ना। अब देखो इसके जो हीलियम के जो नाभिक होता है ना, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक में क्या होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है आपका, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में आपका क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, हीलियम के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और यहीं से अल्फा कण क्या हो जाए, अल्फा। देखो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे रहेगा ना, अगर ऐसे रहेगा, ऐसे जनरल अवस्था में है, इधर हिलम डुलम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको नाभिक बोल देंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोल दिया जाएगा, आपको नाभिक बोल दिया जाएगा। ऐसे है बेचारा, ठीक है ना। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको ऐसे एकदम स्थिर अवस्था में रहेगा ना, उसको नाभिक बोल दिया जाएगा। लेकिन ये क्या करने लगेगा, ये पार्टिकल जो पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा ना, इसको ना। लेकिन अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, इसमें क्या करे, वेव की तरह, रे की तरह भी दिखेगा ना। रे की तरह ये आपका क्या करेगा, जो भी नाभिक में पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब रे की तरह अब ये दौड़ना दौड़ना स्टार्ट कर देगा, है ना। ये आपका रे की तरह अगर अपना बिहेवियर दर्शाएगा, है ना, किरण की तरह बिहेवियर दर्शाएगा, तो क्या आ जाएगा, जो अल्फा का जो कण है ना, पार्टिकल है, किरण की तरह अपना दर्शाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा रे बोल देंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे, अल्फा किरण बोल देंगे। अब इसमें मोशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। अगर ऐसे अवस्था में ना, तो नाभिक बोले प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें वेव नेचर को दर्शाएगा। जो ही वेव नेचर को जो ही दर्शाया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो नाभिक है ना, नाभिक, अब तो हम बोल सकते हैं अल्फा किरण क्या है ना, तो हीलियम के नाभिक का वेव फॉर्म है। क्या बोल सकते हैं, हीलियम के नाभिक का कौन सा फॉर्म है, ये वेव नेचर है ना। अगर तुम्हें पूछेगा तो हीलियम के नाभिक का वेव, अल्फा कण, अल्फा अल्फा किरण क्या है, अल्फा रे क्या है, तो हीलियम के नाभिक का वेव नेचर है ये। अगर नाभिक अगर आपका वेब फॉर्म में दर्शाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो अल्फा अल्फा किरण के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समझो। तो यहाँ से निकाला, एक लिया पत्थर, लिया सोना का फॉइल लिया, और सोना उधर से उधर क्या लगा दिया इसमें, सोडियम जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया। तो पता चला कि बहुत सारा जो था ना यहाँ से अल्फा पार्टिकल, यहाँ से 20,000 में से मतलब कि मैक्सिमम यहाँ से निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। इसमें से एगो था ना, जैसे गया था वैसे क्या कर गया, वापस आ गया। नहीं तो जो छोटा एंगल से बड़ा एंगल से सब इधर उधर क्या हुआ, आपका डाइवर्ट हुआ, ठीक है ना। और इतना मोटा था ना उसका जो किसका, सोना का जो पत्थर था, उसमें अगर ऐसे अगर सीधा सीधा अगर देख सकते हो, तो 1000 एटम था उसमें, ठीक है ना। कितना एटम था, 1000। रदरफोर्ड ने आपका 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर का क्या लिया था, एक मोटाई का एक फाइल लिया था, गोल्ड फाइल लिया था, ठीक है ना। क्या लिया था, गोल्ड फाइल लिया था। और जिंक सल्फाइड किसका पड़ा था, क्या था वो, जिंक सल्फाइड का वहाँ पर लेयर था। कहाँ, बाहर में चौकोर था ना, उसको जिंक सल्फाइड का उस पर लेयर था। तो अल्फा ये सब समझ में आ गया। अगला चलो 3 नंबर स्लाइड पर चलो। अब देखो, तो इसमें ज़्यादातर जो था उसमें अल्फा रे था ना, उसके गोल्ड वाइल से आपका मैक्सिमम क्या कर गया, गुजर गया। मैक्सिमम क्या कर गया, गुजर गया, यानी उसमें खाली भी स्थान होता है नाभिक में, ठीक है ना। क्या होता है, मैक्सिमम क्या कर गया, मैक्सिमम बिना मुड़े हुए क्या कर गया, आपका बिना मुड़े हुए निकल गया। परमाणु में क्या होता है, एटम में क्या, एटम की बात करते हैं, तो एटम में खाली स्थान भी होता है। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम जो अल्फा रे था ना, मैक्सिमम अल्फा रे था ना,
बिना मुड़े हुए कि निकल गया, बिना मुड़े हुए क्या कर गया, निकल गया। परमाणु से क्या हुआ, बिना मुड़े हुए निकल गया। यानी समझ में आया कि इसमें अल्फा जो क्या है आपका कुछ खाली जगह भी है। तो इसने थॉमसन मॉडल गलत सिद्ध हुआ। इसे क्या सिद्ध हो गया, थॉमसन मॉडल क्या हो गया आपका, गलत सिद्ध हो गया, है ना। ये थॉमसन चचा गलत बोल दिए। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, कुछ की ने किसी छोटे कोण पर क्या कर गया मुड़ा। अगर छोटा कोण पर मुड़ा है तो क्या आ जाएगा, अब कोई भी मान लो कि बीच में एटम आ गया, ठीक है ना, और छोटा कोण पर मुड़ा है यानी छोटका है वो, ठीक है ना, छोटा एंगल बना के निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या, अल्फा कण जिस कण से आपका प्रकीर्णित हुआ वह उससे क्या हो जाएगा, छोटा तथा धनात्मक था। छोटा और क्या था, धनात्मक था। अल्फा किरण की बात करते थे पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है ना। यानी उसे छोटा था और क्या कर गया, धनात्मक, छोटा था और धनात्मक था, क्या कर गया, निकल गया, बगल से छोटा एंगल के साथ निकल गया। रदरफोर्ड वे उसे प्रवेश का प्रोटॉन कहा। रदरफोर्ड ने इसको क्या कह दिया था, रदरफोर्ड ने इसको क्या कह दिया था, इसी को तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा था, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने इसको क्या कह दिया, अल्फा किरण जी, अल्फा किरण प्रकीर्णित होता है वो से छोटा, छोटा तो धनात्मक था। रदरफोर्ड ने इसी को क्या कह दिया, तो प्रोटॉन कह दिया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट पर आ जाओ। 20,000 में से एक कण था ना, अगर मान लो कि छोटका पर पड़ा तो छोटा एंगल से निकल गया, लेकिन बड़ा एटम बीच में आ जाएगा ना, बड़ा एटम आ जाएगा तो उसको जाने देगा क्या, नहीं, एकदम एकदम पूरा बड़ा एंगल से क्या करेगा, मोड़ेगा। तो बड़ा एंगल से क्या कर दिया, मोड़ दिया। तो परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेश सांद्रित है, यानी परमाणु के केंद्र में क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। इसके परमाणु के केंद्र में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये उस स्थान को क्या कह दिया, उस परमाणु के केंद्र में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। उस स्थान को क्या कह दिया, उस स्थान को नाभिक कह दिया गया, ठीक है ना। अगला स्लाइड में चलो। रदरफोर्ड का परिणाम क्या निकला, परमाणु में खाली स्थान। रदरफोर्ड का परिणाम क्या, रिजल्ट क्या निकला, रदरफोर्ड मॉडल का रिजल्ट क्या निकला, तो परमाणु में खाली स्थान। परमाणु में क्या होता है आपका, परमाणु में खाली स्थान होता है। परमाणु में आयतन, परमाणु में क्या होता है आपका, खाली स्थान होता है। परमाणु के आयतन में आगे, परमाणु के आयतन में आगे नाभिक या आयतन ना के बराबर होता है। परमाणु के आयतन में आगे, परमाणु के आयतन में आगे नाभिक का आयतन क्या होता है, नाभिक का आयतन ना के बराबर होता है। नाभिक का आयतन क्या होता है, ना के बराबर, नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। अब नहीं के बराबर कितना, नहीं के बराबर, मान लो कि एक तुम ले लो, एक प्ले ग्राउंड ले लो, प्ले ग्राउंड, और वैसा प्ले ग्राउंड है, ऐसा फील्ड है, ऐसा एरिया है जो उसका रेडियस कितना है, 5 किलोमीटर का, और उसमें क्या डाल दो, बीच में एक डाल दो कॉर्केट जो बॉल होता है ना, कॉर्केट बॉल होता है, उसको डाल दो, उसके पॉइंट के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो समझ जाओ कि ये नाभिक जो होता है ना, किसी एटम का नाभिक नहीं के बराबर में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो क्या बोल दिया गया इसमें, इसका जो रेडियस है ना, तो रदरफोर्ड ने क्या दिया, इसका रेडियस की बात बोल दिया। रेडियस, इसका जो परमाणु का रेडियस होता है कितना, 10⁻10 मीटर होता है ना। और इसका जो न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, न्यूक्लियस का रेडियस, है ना, न्यूक्लियस का भी रेडियस बता दिया, 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर की बात करते हैं, -5 मीटर, क्या होता है, 10⁻5 मीटर का अंतर होता है। यानी 10⁻10 जो मीटर है ना, क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर है। और 10⁻15 मीटर क्या है, 1 फैरेड के बराबर है। 10⁻15 किसके बराबर, तो 1 फैरेड के बराबर होता है। 10⁻10 किसका होता है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। यानी 16 नंबर जो एपिसोड था हमारा, 16 नंबर आपका एपिसोड आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। अगला हम लोग देखेंगे 17 नंबर, ठीक है।